मौर्य कला। मौर्य कला मात्र एक कलात्मक अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मौर्य शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विचारों को भी उद्घटित करती है। इसका विकास 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। इसके अध्ययन के जो ऐतिहासिक स्रोत है, उनमें पहला हम लोग साहित्यक स्रोत को देखते हैं। उसमें देसी और विदेशी दोनों को लिया जाता है, और एक है पुरातात्विक स्रोत। मौर्य काल में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों की प्रचुरता और मौर्य शासकों की उदारवादी संरक्षण के जरिए राजकीय स्तर पर कला एवं संस्कृति के विकास हेतु एक संस्थागत आधार प्राप्त हुआ, जो मौर्य कला के रूप में मुखर अभिव्यक्ति प्राप्त किया। मौर्य कला के संदर्भ में ऐतिहासिक प्रमाण। मौर्य कला के संबंध में समकालीन यूनानी यात्री मेगास्थनीज अर्थशास्त्र, चीनी यात्री पाहियान के द्वारा पर्याप्त सूचना प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही साथ मौर्य शासकों के द्वारा निर्मित कलाकृतियों के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, जैसे सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप, धौली आदि से। मौर्य कला में सामान्य तौर पर लकड़ी, ईंट, पत्थर, मिट्टी का प्रयोग किया गया है। मौर्य कला के प्रकार क्या क्या है, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला, विषय के आधार पर इसको बांटा गया है। एक धार्मिक है, एक लौकिक है, और दूसरा संरक्षण के आधार पर जो राजकीय कला है। राजा के संरक्षण के द्वारा जिसको दिया गया है, राजप्रसाद उसमें आता है, स्तंभ है, स्तूप है, गुफा, मंदिर है। और एक है लोक कला, जो सामान्य लोगों के द्वारा निर्मित किया गया था। वो है यक्ष यक्षी की मूर्ति, मृदुभांड, मिट्टी से निर्मित मूर्तियाँ। राजकीय कला, राजकीय कला यहाँ पे हम लोग पढ़े थे। ये संरक्षण के आधार पर जो है राजकीय कला, उसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। राजकीय कला में मौर्य प्रसाद। मौर्य शासक चंद्रगुप्त और उसके वंशज अशोक के द्वारा राजधानी पाटलिपुत्र में एक विशाल राजप्रसाद का निर्माण कराया गया था, जिसका जिक्र मेगास्थनीज और फाहियान द्वारा किया गया है। फाहियान कहता है कि ऐसा भवन मानव निर्मित नहीं हो सकता। मौर्यकालीन राजप्रसाद के संदर्भ में हमें कुम्भरार तथा बुलंदी बाग से सूचना प्राप्त होती है। स्तंभ, पहला उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो मौर्यकालीन कला के सबसे सुंदर हस्ताक्षर इसे कहा जाता है। अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में राज्य के संरक्षण में स्तंभों को स्थापित कराया गया, जिसके ऊपर अशोक ने अपने विचारों को अभिलेखों के माध्यम से उत्कीर्ण कराया है। अशोक स्तंभ को धम्म स्तंभ कहा जाता है। ये स्तंभ चुनार से प्राप्त बलुए पत्थर से निर्मित है। इनका स्वरूप एकात्मक है। इसका इनका स्वरूप 40 से 50 फीट लंबे और 50 टन लगभग है। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों का निम्नलिखित चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। ये इसका डायग्राम है। डायग्राम में हम यहाँ पे जो शो कर रहे हैं, यहीं पे आपका जो सबसे टॉप का है, यहाँ पे मूर्ति किसी भी पशु आकृति को स्थापित किया था। उसके ऊपर एक और फलक और गोल पट्टी है। उसके नीचे जो है उल्टे घंटे आकृति में एक प्रतीक होता था, जो स्तंभ के एकात्मक जो यिस्ट होता है उसके ऊपर रखाया था, और यही इसका सिंबल होगा स्तंभ के लिए। ठीक है, आप जब भी एग्जाम में करेंगे तो इसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। अगला, स्तूप। स्तूप एक मंदिर है। बुद्ध के परिनिर्माण के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया था। इन अवशेषों पर जिन भवनों का निर्माण किया गया उसे स्तूप कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि अशोक के समय लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था। हालांकि यह बात अति रंजित प्रतीत होती है। ये स्तूप का डायग्राम है।
बीच का जो भाग है ये सबसे बेस का चबूतरा है, उसके ऊपर अंडाकार का एक प्रतीक बना रहेगा। उसके ऊपर ये 3-4 गोल-गोल सिंबल ड्रॉ करना है, जिसे हर्मिका कहा गया है, एक को यिस्ट कहा गया है, सबसे ऊपर में जो है छत्र है, और बुध के शरीर के अवशेष जो सबसे जो अंड के ऊपर वाले भाग में बुध के शरीर के अवशेष रखा गया, और ये उसका जो चारों तरफ घेरा है इसको कहा गया है वेदिका। ये शुंग वंश के समय निर्मित किया गया था, जिसको तोरण द्वार कहा जाता है। इसमें चारों तरफ 4 कोनों पर द्वार थे, इसे तोरण द्वार कहा गया है। गुफा मंदिर। अशोक और उसके पौत्र दशरथ द्वारा कठोर चट्टानों को काटकर कुछ गुफा मंदिरों का निर्माण कराया गया था। कुछ गुफाओं को इन शासकों ने आजीवक संप्रदाय के संतों को दान में दे दिया। इसमें बराबर की गुफा में सुदामा, लोमस ऋषि, विश्वझोपड़ी और कर्ण चोपर है, और नागार्जुनी गुफा में गोपिका और वापी प्रसिद्ध है। मौर्यकालीन गुफा मंदिरों की खास विशेषता थी, इन गुफाओं में 2 कमरे बने होते थे। उनमें से एक आयताकार और दूसरा वृत्ताकार होता था। छत ढौलाकार होता था। इनकी सबसे विशेष विशेषता थी शीशे की तरह चमकता हुआ पॉलिश। ये हो गया राजकीय कला खत्म। अब आते हैं लोक कला के बारे में कुछ जानकारी। राजकीय कला के विकास के साथ ही साथ उसके समानांतर लोक कला का विकास होता रहा है, जो तत्कालीन समाज के रहन सहन, वेशभूषा, धार्मिक विश्वास इत्यादि पर प्रकाश डालता है। मौर्यकालीन लोक कला का साक्ष्य हमें मथुरा, विदिशा, दीदारगंज, सारनाथ आदि से प्राप्त होता है। जैसे पहला, मौर्य कला में यक्ष यक्षी की मूर्तियों का निर्माण कलाकारों द्वारा किया गया है, जिसमें सामग्री के रूप में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही साथ इस कला में मिट्टी से निर्मित मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की आकृति भी बनाई गई है। दूसरा पॉइंट, मौर्य कला में एक विशेष प्रकार की मृदु भांड का भी निर्माण हुआ है, जिसको हम NBPW कहते हैं, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर। यह मृदु भांड मुख्य रूप से तत्कालीन समाज के धनी व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किया जाता था। इतिहासकारों का विचार, अलग अलग इतिहासकार है, उनका अलग अलग विचार है। उसके बारे में से एक का है तो मार्शल विलर के विचार से अशोक स्तंभ वास्तव में ईरानी शासक डेरियस प्रथम के काल से प्रभावित है। प्राचीन भारत के स्थापित गौरवशाली काल की परंपरा को खारिज करते हुए भारत पर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के विचार को आरोपित करता है। ये मार्शल विलर के कथन के द्वारा कहा गया है। इसका क्या क्या प्रभाव है? तो मौर्य कला में प्राचीन भारत के सर्वप्रथम कला एवं संस्कृति में एक संस्थागत आधार प्रदान करते हुए बाद के काल एवं संस्कृति बाद के कला एवं संस्कृति के विकास हेतु एक आदर्श स्थापित किया, जिससे प्रेरणा लेते हुए शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण और बाद के गुप्त कला का विकास हुआ। मतलब ये शुंग कला, सातवाहन कला, कुषाण कला और बाद में गुप्त कला, ये सभी वंश है, इनके द्वारा जो कला का विकास किया गया उनके बारे में चर्चा है। ये बौद्ध धर्म से इस मौर्य कला का क्या संबंध है उसके बारे में देख लेते हैं। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के बाद अशोक द्वारा जिन कलाकृतियों का विकास किया गया उस पर बौद्ध धर्म का पूर्ण प्रभाव प्रतीत होता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का बौद्ध धर्म को स्वीकार करना उसके द्वारा निर्मित कलाकृतियों को प्रतिबिंबित करता है। अशोक के 2 और 7 स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या की गई है। मौर्य कला का क्या क्या सीमा है? तो मौर्य कला में निर्मित कलाकृतियों से तत्कालीन समाज के जनजीवन पर प्रकाश नहीं डाला जा सकते हैं। इन कलाकृतियों से हम ये तो बता सकते हैं कि राजा क्या सोचता है, परंतु आम जन की मनोदशा को हम नहीं जान सकते। इसके लिए हमें लोक कला पर अध्ययन करना होगा। इसके निष्कर्ष में हम क्या लिख सकते हैं? स्तंभ और स्तूप का निर्माण कर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने कलाकृतियों से जोड़ दिया। यद्यपि मौर्य कला में विशेषकर अशोक के काल के बाद बौद्ध धर्म प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म के साथ ही साथ अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया, क्योंकि वह एक मानवतावादी शासक, बुद्धवादी शासक था। इसलिए वह कला के सभी रूपों को संरक्षण दिया, ना कि सिर्फ बौद्धिज्म को।
अब मौर्य कला से क्या-क्या प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक सवाल पूछा गया है 64वीं बीपीएससी में, मौर्य कला एवं भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए और बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। इसके लिए ये उत्तर आदर्श है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो इस पे भी ये उत्तर हम लिख सकते हैं। मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसके लिए भी ये उत्तर सटीक है। मौर्य कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करें। इसके लिए भी उत्तर सही रहेगा। मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये भी। और मौर्य कालीन मूर्ति कला के विशेष लक्षणों एवं विशेषताओं का वर्णन करें। ये कुछ प्रश्न बीपीएससी अब तक पूछ चुका है और इन सभी प्रश्नों पे के उत्तर के रूप में हम इस उत्तर को लिखकर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।